ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, संगीत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का इतिहास। मानव जाति ने कब बोलना सीखा, कब चलना सीखा, कुछ ऐसा ही संगीत के साथ भी जुड़ा हुआ है। संगीत में गाना बजाना, नाचना इंसान के साथ उतना ही जुड़ा है जितना उसका इतिहास है। हमारा मकसद इस रहस्य के भीतर नहीं जाना है, बल्कि हमारा मकसद है कि वो संगीत उस विधा से लेके आज तक मुसलसल चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और यही हमारे राइजिंग स्टार को जन्म देता है। और राइजिंग सिटी के इस प्रोग्राम में आज वो राइजिंग स्टार जो एक पोल स्टार बन चुके हैं, यानी एक सितारे से ध्रुव तारे बन चुके हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही ध्रुव तारे हैं जो संगीत के फलक पर, संगीत के आकाश पर इस तरह से चमक रहे हैं कि जिनकी चमक हमारे इस राइजिंग सिटी के प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट होने जा रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शुक्ला। डॉक्टर गौरव शुक्ला यहाँ जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से जुड़े हैं, पूर्व संगीत विभागाध्यक्ष भी हैं और साथ ही संगीत के आसमान पर उन्होंने देश के सभी प्रतिष्ठित मंच पर कार्य किया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है। और इसके साथ ही ऐसा कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं है जो उनकी झोली में आके नहीं गिरा है। तो आज हमारे स्टूडियो में राइजिंग सिटी के प्रोग्राम में हम डॉक्टर गौरव शुक्ला का अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं इस इतने अच्छे आपको कार्यक्रम जो आप करा रहे हैं, जिससे जोधपुर में जो कार्य लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा, जिन कलाकारों का, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात को जोधपुर वासियों, जो संगीत का कह सकते हैं कि मैं जब जोधपुर आया तो ऐसा लगा कि एक बनारस की छवि इसमें दिखाई थी। पुराने शहर के रूप में जैसे कला और संस्कृति छुपी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही मैं बनारस से आया
और यहाँ पे जैसे आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बनारस में ही आ गया हूँ और मैं कुछ यहाँ संगीत की सेवा कर सकूँ। इसका मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। गौरव जी, ये तो आप जो राइजिंग स्टार के रूप में काम कर रहे हैं देश में, ये उसका सारी जो अलौकिकता है, ये उसकी जो चमक है, एक हीरे सी चमक, वो आप लोगों की वजह से है और यही कारण है कि हमारा ये प्रोग्राम मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। गौरव जी, कहाँ आपका बचपन रहा और कैसे आप जो है शिक्षा की तरफ बढ़े? मेरा जन्म बनारस मंडल के एक छोटे से शहर जौनपुर, संगीत के लिए जौनपुर कह सकते हैं कि एक बड़ा केंद्र रहा है प्राचीन काल में और मध्यकाल में। वहाँ मध्यकाल में वहाँ हुसैन शाह सरकी नाम के एक शासक हुए जिन्होंने जौनपुरी राग बड़ा ख्याल, जो आज शास्त्रीय संगीत में जाना जाता है, और 12 श्याम की रचना की। वहाँ मेरा जन्म हुआ। वाह। इसके बाद मैं अपने दादाजी के साथ, मेरे दादाजी शिक्षा अधीक्षक थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ और हम लोग वृंदावन मथुरा में चले गए और प्रारंभिक शिक्षा मेरी वृंदावन मथुरा से संपन्न हुई। गौरव जी, जौनपुर की जो एक फर्टाइल भूमि है, संगीत की उर्वरा भूमि है, और वहाँ से आप सीधे वृंदावन आ गए, तो वृंदावन तो संगीत को एक अलौकिकता देती है। तो वृंदावन जब आप आए तो ये जो आपका पहला, यानी किस उम्र में आपने संगीत की तरफ आपका रुझान हुआ, कैसे हुआ? मैं वृंदावन जब आया उस समय मेरी उम्र थी 3 साल। प्रारंभिक शिक्षा मेरी कह सकते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर से मेरा प्रारंभ हुआ। तो संगीत का एक पुट था वहाँ पे, वहीं से संगीत का एक झलक मेरे अंदर पैदा हो गया। फिर उसके बाद मेरे दादाजी जो थे कवि भी थे शिक्षा अधीक्षक के साथ, तो कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। वहाँ एक ऐसे वाद्यंत्र को मैंने देखा जिसको सुनने के बाद कह सकते हैं कि एक प्रेम का अनुभूति उत्पन्न हुआ। वो 7 तार वाला वाद्यंत्र सितार था। सितार तक हम चलेंगे, उससे पहले गौरव जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके भीतर ऐसे अंकुरित थे संगीत के, या दादाजी की प्रेरणा से हुआ, या वो माहौल आपको कैसे मिला संगीत का? ये मेरे अंदर भी अंकुरण था, क्योंकि मेरे घर में एक तरह से संगीत और साहित्य का एक परिवेश था। मेरे घर में कम से कम, मैं जब बचपन से ही पंडित रविशंकर जी का नाम सुनते आ रहा हूँ, पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खां साहब, इनका मैं कह सकते हैं जब बच्चे कहीं दोस्तों के साथ खेला करते थे और जाते, तो मेरे दादाजी इन सब चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व करते थे। और कम से कम मेरे यहाँ अब उस समय 200-250 कैसेट्स थे संगीत। क्या उम्र रही होगी आपकी? उस समय 8 वर्ष की उम्र थी मेरी। 8 वर्ष की उम्र से ही आपने संगीत के परिवेश को अपनाया? बिल्कुल। गौरव जी, जैसा कि होता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में संगीत की बजाय लोग प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, IAS, मजिस्ट्रेट आदि आदि इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपको संगीत की तरफ जाने से सोसाइटी ने रोका हो, या कुछ ऐसे तंज किए हो? आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। मेरे घर में कोई भी संगीतकार नहीं था। मेरे बड़े पिताजी खादी कमीशन के डायरेक्टर थे, मेरे पिताजी भी PCS अधिकारी थे, बाद में IAS हो गए वो। तो कह सकते हैं एक प्रशासनिक माहौल था मेरे घर में। पर दादाजी का जो कह सकते हैं साहित्य प्रेम और संगीत प्रेम था। मेरे घर पे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी आते थे, पंडित जसराज जी जब भी वृंदावन मथुरा आते थे तो मेरे घर पे आते थे, विश्राम करते थे, भोजन करते थे। इस तरह कह सकते हैं कि जितने भी कलाकार जो भी आते थे एक माहौल क्रिएट किया, और मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत इसका विरोध किया, लेकिन दादाजी के सामने किसी की चली नहीं, और मेरा संगीत प्रेम और दादाजी का सपोर्ट। ये जो संगीत प्रेम था, ये पहले आपकी कौन सी विधा की तरफ बढ़ा? गायकी है या संगीत की कौन सी ऐसी विधा? मैं सबसे पहले गायन से मैंने शिक्षा प्रारंभ की, और 1 साल तक मैंने गायन किया। इसके बाद मुझे सितार सीखना था, क्योंकि वो सितार सीखने के लिए गायन का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। गायन में आपने क्या क्लासिकल, सुगम संगीत? गायन में मैंने क्लासिकल सीखा, 1 वर्ष तक क्लासिकल सीखा। इसके बाद मैं सितार वादन की तरफ बढ़ा। तो जो क्लासिकल आपने सीखा, क्या कोई बंदिश आप हमारे श्रोताओं को? नहीं, मैंने सर 1 साल तक सिर्फ अलंकार ही सीखा था। ओके। मेरे गुरुजी ने सिर्फ अलंकार का ही प्रैक्टिस, बंदिश और रागों को उन्होंने नहीं सीखा, सिर्फ
रागों में सिर्फ अलंकार का, क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना था, इस वजह से उन्होंने रागों में सिर्फ मुझे अलंकार का ही अभ्यास कराया। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरफ, कौन से इंस्ट्रूमेंट की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हुआ? सितार। सितार का ही आपने चयन क्यों किया? क्योंकि सितार एक ऐसा वाद्यंत्र है जिसमें कह सकते हैं कि करुणा भी है और प्रेम भी है। और भारतवर्ष में जितने भी वाद्यंत्र हैं, जो भी भारतीय परंपरा की वीणा है, वो ज़्यादातर गंभीर होते हैं, पर सितार एक ऐसा वाद्यंत्र है जिसको कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है। इसमें आप अपने गम को भी इसमें अनुभूत कर सकते हैं, प्रेम को भी कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है सितार के माध्यम से। पहले आपके जो सितार के गुरु कौन रहे? मेरे पहले सितार के गुरु वृंदावन मथुरा के ही बहुत ही अच्छे कलाकार थे, पंडित श्री त्रिगुणातीत जी जैमिनी। उनसे मैंने सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उन्हीं के यहाँ वोकल की भी शिक्षा मैंने की थी। 1 साल तक गुरुजी ने मुझको जो है सिर्फ अलंकारों का प्रैक्टिस कराया, वहाँ पे अभ्यास कराया और उसके बाद सितार को किया। तो पंडित त्रिगुणातीत जी जैमिनी जो आपके गुरुवर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। हमारे शिष्यों में एक शिष्य हमारे गौरव शुक्ला, जो वर्तमान में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर सितार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनका संगीत और सितार वादन वृंदावन गुरुकुल से ही प्रारंभ हुआ। मेरे इस गुरुकुल में अनेक छात्र आते थे, जिसमें सितार के अनेक छात्रों में गौरव शुक्ला भी हैं। इनके ग्रैंडफादर, जिनका संगीत से बहुत अच्छा लगाव था और वो हमारे गुरुकुल में संगीत में विशेष रुचि रखते थे, तो गुरुकुल आया करते थे। और उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो अपने ग्रैंडसन को संगीत विषय में डालें, और उन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें सितार वादन के लिए शिष्य बना लें। तो गौरव बड़े छोटे थे, उस उम्र में काफ़ी शुरुआत थी उनकी, बचपन की अवस्था थी। तो मैंने इन्हें सितार की प्रारंभिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। तब मेरे पास अपने पास एक छोटे सितार थे, तो उसमें से एक सितार मैंने इनको दिया। तब सरगम वगैरह, अलंकार वगैरह का अभ्यास करते थे ये। तो इनकी शुरुआत सितार में होने लगी और मेरे कार्यक्रमों में भी मेरे साथ काफ़ी सहयोग करने साथ साथ जाते थे। और उस दौरान इनकी जो शुरुआत थी, राग यमन और भूपाली वगैरह ये सब राग उन्होंने किए। फिर इनका आगे का जीवन, इनके पीएचडी करने तक आगे जो रहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई बाद में जब पता चला कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं और इन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छे कलाकार के रूप में ये वर्तमान में स्थापित हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब शिष्य अच्छा कार्य करते हैं, जब अच्छा संगीत में जगत में नाम सम्मान प्राप्त करते हैं, गुरु को बहुत खुशी होती है और वही खुशी मुझे हमेशा प्राप्त होती है उनको देखकर। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शिष्य के बारे में इतना कुछ बताया। तो ये शिक्षा कैसे आगे बढ़ी और कैसे आपने सितार में जो तरक्की की? ये यात्रा बड़ा ही रोचक था। सबसे पहले जब 1 साल मैंने अलंकारों का प्रैक्टिस किया, क्योंकि संगीत एक ऐसा विधा है जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। संगीतकार बनने से पहले आपके अंदर कई चीज़ों, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि उस समय मेरे अंदर था नहीं। धैर्य नहीं था, कह सकते हैं एक रूल्स नियम जो होते हैं वो नहीं था, क्योंकि प्रारंभिक विद्यार्थी था। और इन सब चीज़ों को सितार की तरफ मैंने जब रुझान हुआ मेरा, तो मैं गुरुजी से सीखना प्रारंभ किया। जिस तरह से 1 साल तक सिर्फ अलंकारों का प्रैक्टिस कराया, उसी तरह से सर्वप्रथम 1 साल तक सितार पे भी उन्होंने सारे गामा 7 स्वरों का ही अभ्यास कराया। ये जो अधीरता थी, ये अधीरता किस तरफ आपको मोड़ती थी? ये मैं सोचता था कि गुरुजी सिर्फ 1 साल सबके गुरु कहाँ से कहाँ क्या क्या सिखा रहे हैं, इतनी रागें सिखा दी, इतनी बंदिशें सिखा दी, मुझे 1 साल से सारे गामा सिर्फ 7 स्वरों का ही अभ्यास करा रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था इन 7 स्वरों में ही पूरा संगीत बसा हुआ है। तो आप कभी कभी ऐसे रुष्ट भी हो जाते होंगे, मन में सोचते होंगे गुरुजी के प्रति? बहुत बार सोचा, बहुत बार मैंने गुरु बदलने की भी कोशिश की,
क्योंकि गुरुजी पहचान गए इन सब बातों को। गुरुजी मेरे कह सकते हैं कि गुरु मुझे द्रोणाचार्य और चाणक्य की तरह मिले। वो मुझे समझ गए थे। और मेरे गुरुजी के यहाँ जब मैं गया तो हम उस समय 3 थे स्टूडेंट उनके, और गुरुजी ने एक सेंटेंस कहा था, एक वाक्य कहा कि मैं 3 पौधा लगा रहा हूँ, सुगंध कौन करेगा वो वक्त बताएगा और उसकी मेहनत बताएगी। जो आपने सितार जो सीखा उसकी यात्रा, और उस यात्रा का पहला पड़ाव निश्चित रूप से आपका कोई सोलो परफॉर्मेंस रही होगी, तो वो पहली परफॉर्मेंस क्या थी? सितार वादन की जो पहली परफॉर्मेंस थी वो मेरी थी, मैं क्लास 8 में पढ़ता था और हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, और पहला परफॉर्मेंस मेरा वही था, और राग भोपाली मैंने बजाया था, और पहला परफॉर्मेंस था, और कम से कम 800 पब्लिक थी, और वृंदावन मथुरा जिला के जो थे, मथुरा जिले के कलेक्टर साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और मेरे बाबा के बड़े ही मित्र थे। तो मुझे एक बार घबराहट भी हुआ, और कलेक्टर साहब खुद सितार सीखते थे मेरे गुरुजी से, तो एक बार तो डर लगा, फिर उसके बाद मैंने बजाया कांपते हुए हाथ से, क्योंकि पहला परफॉर्मेंस था। हाँ, गुरुजी भी मौजूद थे। हाँ, गुरुजी भी मौजूद थे, और 700 पब्लिक के सामने पहला परफॉर्मेंस करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, डर था। तो और उसके बाद जब मैं बैठा वहाँ पे, थोड़ी देर बाद मैंने स्वरों का ध्यान किया और फिर चैतन्य होकर फिर सितार वादन किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ये जो आपने कहा कि चैतन्य होके, और आप एक बार तो कहीं और दुनिया में खो गए थे, तो ये जो चैतन्य के रूप में, यानी आप खो गए और फिर चैतन्य की पर काया आपने प्रवेश किया, उस दौरान आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? उस समय संगीत की तरह ही, एक कह सकते हैं कि एक संगीत के ही माध्यम से उदाहरण दूंगा कि हम जब स्वरों के साथ उछल कूद करते हैं, या उसको जब उसमें प्रवाह करते हैं और थोड़ा भी उसमें गड़बड़ाते हैं तो बेताले हो जाते हैं, बेसुरे हो जाते हैं। उसी तरह से मानव जीवन भी है। मैंने महसूस किया कि हम किसी चीज़ से घबराते हैं, अगर उसको चैतन्य होके एक बार ओमकार का ध्यान करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि संगीतकार जो है सा का एक बार इंस्ट्रूमेंट वाले उसका मनन कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, उसके बाद चैतन्यता आ जाती है और एक स्थिरता आ जाती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप। आप कह रहे हैं मैं 8वीं क्लास में आपने पहली परफॉर्मेंस दी, उस समय ये सोच जो चैतन्य और उससे चैतन्य में आना, ये सोच क्या 8वीं क्लास में इतनी फर्टाइल थी आपकी? नहीं, उस समय इस चैतन्य शब्द का जो मैंने प्रयोग किया, वो चैतन्य शब्द मुझे नहीं पता था, पर वो जो अनुभूति को आज मैंने माध्यम, जो शब्द का माध्यम दिया, उसको चैतन्य कहा। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को सोचता नहीं, मैं महसूस नहीं कर पाता कि मैं कुछ बजा सकता हूँ या मेरी साधना है, और मेरे गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, जब गुरु साक्षात बैठा हुआ है तो शिष्य का कभी भी अहित नहीं हो सकता। ये संगीत का और कह सकते हैं धर्म और संगीत का ये संस्कार होता है कि गुरु के रहते हुए कुछ भी अहित नहीं हो सकता। और मेरा अभ्यास था जो मेरे अंदर कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, एक विश्वास लाया कि मैं कर सकता हूँ। गौरव जी, सितार के साथ साथ आपने और कौन सी संगीत की विधाओं को अपनाया? सितार के साथ साथ मैंने रुद्र वीणा भी बजाया जी। मैं डागर घराने से पंडित असित कुमार बनर्जी साहब से मैंने रुद्र वीणा की शिक्षा ली। रुद्र वीणा, सितार और वीणा, ये सब एक अलग अलग हैं, तो कुछ इनका क्या डिफरेंसेज है? देखिए, रुद्र वीणा जो है एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। जो वीणा के 100 प्रकार जो बताए गए हैं, उनमें एक प्रकार रुद्र वीणा का भी है, जिसको बताया जाता है कि माता पार्वती के शयन मुद्रा को भगवान शंकर ने देखा और प्रसन्न होकर उस मुद्रा से उनको अच्छा लगा, उसी से रुद्र वीणा उत्पन्न कर दिया। अक्सर संत महात्मा लोग रुद्र वीणा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जी, उत्तर भारत में रुद्र वीणा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और दक्षिण भारत में सरस्वती वीणा का। तो मैंने भी किया, क्योंकि और सितार और दोनों कह सकते हैं कि एक अलग सितार जो है चंचल प्रकृति का वाद्य यंत्र है। ये इसको भी लोग कहते हैं कि ये त्रितंत्री वीणा से आया, लेकिन इसका कह सकते हैं उत्पत्ति और विकास जो है मुग़ल जब आए उसके बाद ही माना जाता है। जहाँ तक मैंने किताबों का अध्ययन किया और मैंने काफ़ी इस पे खोज की, क्योंकि मुझे भी बहुत, क्योंकि मेरा वाद्य यंत्र था और मैंने भी सोचा, कुछ लोग कहते थे भारतीय वाद्य यंत्र है, पर भारतीय वाद्य यंत्रों को अगर देखा जाए प्राचीन काल के जो थे, तो उनमें चंचल प्रकृति का कोई वाद्य यंत्र नहीं मिलता है। सब गंभीर प्रकृति के थे, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी जो संगीत था जो मंदिरों में उपासना के रूप में किया जाता था। ये 12वीं शताब्दी के बाद जब मुग़ल आए
और जब हमारी संगीत में जब और मुग़ल संस्कृति का जब मिलन हुआ तब ये सब वाद्य यंत्र आए, कथक हुआ और ये क्या कहते हैं ख्याल हुआ, ये सारी चीज़ें, और सितार, तबला, ये सारी वाद्य यंत्र उस समय आए क्योंकि ये चंचल प्रकृति के। चलो गौरव जी, ये तो एक बहुत लंबा इतिहास है, हम इतिहास पे नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर गौरव शुक्ला के पास वापस चलते हैं। तो ये जो 8वीं के बाद आपकी मैच्योर परफॉर्मेंस जो आपको लगे ऐसा महसूस हुआ हो कि ये मेरी इंडिविजुअल और जिससे आपको एक अंदर से खुशी मिली हो, वो पहली परफॉर्मेंस? मैं जब क्लास 9th में गया तो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला जिसमें बड़े बड़े कलाकार सोचते हैं बजाने के लिए, पर हमारे वृंदावन मथुरा में वो उस समय हुआ करता था, अभी बंद हो गया है कुछ साल से, स्वामी हरिदास समारोह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी हरिदास समारोह में मेरी कह सकते हैं उसके बाद दूसरा परफॉर्मेंस और मेरे करियर का पहला परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने पूरे एक विश्वास के साथ और अपने गुरुजी के साथ सितार वादन किया था। स्वामी हरिदास जो संगीत समारोह, उसमें तो बहुत ही एक तरह से ये कह सकते हैं घोर अनुभवी जी, और संगीत की ऊंचाइयों बुलंदियों तक छूने वाले कलाकार होते हैं। तो आपने 9th क्लास में वहाँ परफॉर्मेंस दी, उस समय आपको क्या कोई फियर अंदर से या कोई ऐसा? उस समय मुझे एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। दूसरी बात ये था कि मुझे अपने गुरुजी के साथ बैठने का मौका मिल रहा था, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है इतने जल्दी। और उस समय का जो मेरा संगीत का दिनचर्या था कि मैं संगीत में ही जीना चालू कर दिया था। मैंने कम से कम 8 घंटे 7 घंटे जो लोग कहते हैं उसको किया मैंने। तो 8 घंटे 7 घंटे के बाद जो मैंने मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से जो प्राप्त किया, उसके बाद ये मौका मिला। फिर थोड़ा सा मैं नर्वस भी था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और मुझे काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से मेरे अंदर और ललक हुआ कि संगीत को और सीखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए थे। उसमें मैं अपने आप को अदना सा महसूस कर रहा था, तो मुझे और कह सकते हैं कि मेरे अंदर यानी आपको एक मजबूत सरफेस मिला, और उस मजबूत सरफेस के साथ में ये जो सांगीतिक शिक्षा का जो सफ़र है वो आगे कैसे बढ़ा? सांगीतिक शिक्षा का सफ़र की भी कहानी एक बड़ी अच्छी है। मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे कि पढ़ाई मत करो। हाँ जी, क्योंकि संगीत यानी कौन सी पढ़ाई मत करो? जो एकेडमिक पढ़ाई के मतलब संगीत का भी एकेडमिक पढ़ाई होने लगा। हाँ। भातखंडे जी के बाद से जो है ये बिल्कुल विश्वविद्यालय में तो गुरुजी ने कहा कि अगर कलाकार बनना है तो आपको संगीत की तरफ ही फोकस करना पड़ेगा। पर दादाजी कहते थे कि संगीतकार के साथ साथ रोजी रोटी भी कमानी है, ये भौतिक जीवन है, प्राचीन काल वाला परंपरा नहीं रह गया कि तो सांगीतिक शिक्षा के साथ साथ जो है एकेडमिक शिक्षा भी लेनी पड़ी, विश्वविद्यालय की शिक्षा। तो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने MA किया और PhD जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत शास्त्र विभाग। यानी जो शिक्षा है वो आपने लगातार संगीत की ही शिक्षा ली, यानी जो सब्जेक्ट है वो BA में म्यूजिक, MA में भी म्यूजिक सितार। हाँ। उसके बाद मैंने PhD भी संगीत पे ही की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। UGC नेट की परीक्षा मैंने वो सभी आपने सितार जो भी था सब मैंने सितार में, जो भी एक कह सकते हैं कि पारंपरिक शिक्षा होती है एकेडमी, वो सारी शिक्षा मैंने संगीत से ही हासिल की। आपने सांगीतिक शिक्षा को अपने रोजी रोटी से भी जोड़ने के लिए उसको आगे आप लगातार बढ़ते रहे, और लेकिन आपने सितार को ही अपनी शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया। बिल्कुल। और सितार के साथ साथ आपको ये कब महसूस हुआ कि मैं इंडिपेंडेंट एक सितार वादक हूँ? ये महसूस होने के लिए तो कह सकते हैं पूरी जन्म लग जाएगा, तो भी महसूस नहीं कर पाया। फिर भी मेरे अंदर एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि सितार का मैं एक विद्यार्थी अच्छा बन गया, ये महसूस हुआ मेरे अंदर। अब मुझे लगने लगा कि मैं सितार वादक तो नहीं बन सकता, पर सितार का विद्यार्थी हो चुका हूँ और मुझे इसमें और काम करना चाहिए। तो मैंने सितार वादन के क्षेत्र में और कह सकते हैं इलाहाबाद, बनारस, जहाँ जहाँ भी गया वहाँ पे पारंपरिक रूप से शिक्षा ग्रहण की। सितार के बारे में जैसा कि शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य हैं, कथक है वगैरह, जो उनके बहुत से घरानों की अक्सर चर्चा होती है, तो क्या सितार में भी ऐसा कोई अलग है घराने या उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसा है क्या पृष्ठभूमि? सितार का जो पहला घराना जो था वो तानसेन
की परंपरा से ही उत्पन्न हुआ। वाह। सैनिया घराना कह सकते हैं कि सितार को इन्होंने गोद लिया और सितार को एक स्वरूप दिया। सहतार, सितार का प्रारंभिक नाम सितार नहीं था, सहतार था। सहताल। फारसी में सह का मतलब होता है तीन और तार, 3 तार वाला वाद्य यंत्र था सहतार। तो सहताल में तार अलग कम थे, 3 तार थे। 3 तार थे। वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका नाम बिगड़ते बिगड़ते सितार का नाम हो गया। अच्छा। और अमृतसर निहाल सेन ने क्या किया, इस वाद्य को और विकसित किया और इसमें 6 तार लगा दिए। 3 से 6 कर 3 तार, और ये सितार का पहला घराना हुआ। और सितार को इन्होंने काफ़ी समृद्ध किया। पहला घराना सैनिया घराना था, और सैनिया घराने से जो था अमृत सेन, निहाल सेन और सूरत सेन, इन 3 भाइयों ने सितार को विकसित किया और इसको आज जो स्वरूप देख रहे हैं इस स्वरूप तक पहुंचाया जो सितार का था। इसके बाद इसी घराने से 2 घराने और उत्पन्न हुए जो प्रमुख घराने थे। मैहर घराना बाबा अलाउद्दीन खां साहब का। बिल्कुल। बाबा अलाउद्दीन खां साहब पंडित रविशंकर जी के गुरु थे, और ये तंत्रकारी अंग से सितार बजाया करते थे, वीण अंग तंत्रकारी अंग से। और दूसरा घराना था इटावा घराना। इटावा घराना के प्रसिद्ध कलाकार थे उस्ताद विलायत खां साहब। ये गायकी अंग से बजाते थे। प्रमुख 3 घराने ये थे। इससे बहुत से घराने उत्पन्न हुए बाद में चल के। तो ये जो आपकी सितार की शिक्षा है, तो उसके बाद आपने कहाँ पे, जैसे बनारस के बाद जो आप सितार शिक्षा, सांगीतिक शिक्षा की तरफ बढ़े, वो कौन सा शहर था? मैं सबसे पहले वृंदावन में ही शुरुआत किया, और मैंने पहले अपने गुरु पंडित त्रिगुणातीत जैमिनी जी से बेसिक शिक्षा यानी आपने ग्रेजुएशन नहीं, 12th तक मैं वृंदावन मथुरा में ही था। और उसके बाद उस दौरान मैंने वहाँ पे एक और घराने के गुरु जी आए हुए थे, मैहर घराने के, मैहर बाबा राधा वल्लभ दास जी। उनसे भी मैंने कह सकते हैं कि मैहर घराने की तकनीकी को सीखा। काफ़ी अच्छी तकनीकी थी, काफ़ी अच्छा अनुभव था। इसमें तंत्रकारी अंग से और सितार के कह सकते हैं खटका, मुर्की और कीर्तन इत्यादि चीज़ों को कितनी खूबसूरती से ये घराना प्रयोग करता है, इसका प्रयोग सीखा मैंने। इसके बाद मेरी जो सांगीतिक यात्रा थी बनारस में प्रारंभ हुई। वहाँ पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी से मैंने जो है सैनिया घराने की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। आपने ये गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ विश्वविद्यालयी जो आपने शिक्षा ली, सांगीतिक शिक्षा, तो उसमें सितार की शिक्षा भी आपने विश्वविद्यालय से ली, या दोनों बराबर समानांतर चल रहा था ये सफ़र? सितार की गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा तो मेरी जब मैं 8 वर्ष का था तभी से प्रारंभ हो गई। और संगीत सीखने के लिए विश्वविद्यालय या विद्यालय से ज़्यादा जरूरी है किसी गुरु का सानिध्य। क्योंकि विश्वविद्यालय और विद्यालय में 45 मिनट की क्लास होती है और स्टूडेंट उसमें ढेर सारे होते हैं, उसमें वो साधना नहीं हो पाती। इसलिए मेरी जो है मैं ये उसके समानांतर चलती रही ये शिक्षा भी मेरी। और मैं जिस शहर में भी गया, इलाहाबाद में गया तो पंडित साहित्य कुमार नाहर जी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट थे सैनिया घराने के, उनसे मैंने वहाँ पे विभागाध्यक्ष भी थे, उनके निर्देशन में मैंने MA किया वहाँ पे MUज, और उनसे पर्सनली भी मैंने सितार की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया और वहाँ पे पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी से मैंने पारंपरिक रूप से 5 साल तक सितार की शिक्षा वहाँ भी प्राप्त की, और अभी भी मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ गुरु जी से। शिक्षा के साथ साथ आपके जो मंचीय कार्यक्रम थे उनका जुड़ाव लगातार चल रहा था शिक्षा के साथ। बिल्कुल। तो कौन कौन से मुख्य आपके देश में अलग अलग मंचीय कार्यक्रम रहे हैं? मंचीय कार्यक्रम जो था मेरे जीवन में, जो कह सकते हैं संगीत का शिक्षा, अगर संगीत का विद्यार्थी है तो उसको सबसे पहले मंच पे आना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि उसकी सारी कलाएं जो है निखर के आती हैं मंच पे ही। तो मंच का जो सिलसिला था वो मेरा बचपन से ही चलता रहा। उसके बाद मैंने हरिदास सम्मेलन के बाद मैंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में युवा, किशोर और बाल्य तीनों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। इसके बाद संगीत संकल्प द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हो चुका है। मंचीय कार्यक्रम, शिक्षा और बहुत सारे एंगल आपके साथ साथ चल रहे हैं। इस सफ़र में आपके बारे में ये डॉक्टर कुलदीप कुमार हैं पटियाला से, खालसा कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर हैं सितार के। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गौरव शुक्ला के बारे में?
डॉक्टर गौरव शुक्ल जी के विषय में क्या बताऊं। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, ज़हीन व्यक्ति हैं और एकदम से मिलनसार। मैं समझता हूं एक कलाकार तब तक सफल कलाकार नहीं है जब तक कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन डॉक्टर गौरव शुक्ला इससे भी बहुत ऊपर। डॉक्टर साहब एक हम जैसे पंजाबी में कहते हैं यारां दे यार, तो बहुत अच्छे सभी के घनिष्ठ मित्र हैं और सभी को बड़ी ही मिलनसारता से सहयोग से मिलते हैं। और कला के विषय में तो इनके विषय में बात करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, जिस राग को भी प्रस्तुत करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे एक चित्रकार तुलिका से चित्रांकित कर दे किसी दृश्य को। मैंने इनका राग यमन सुना, दरबारी बजा रहे थे एक बार, बहुत ही कमाल का। और इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं। हर पुस्तक में, हर लेखन में, हर खोज पत्र में इनकी बात अलग। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे कलाकार हैं और ऐसा स्वभाव है इनका। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो अपने आप को संगीतकार कहता है उसमें ये सभी बातें मिल जाएं जो इनमें हैं, और यदि मिल जाएं समझो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुलदीप जी। ये जो सितार है ये अपने आप में एक अलौकिक वाद्य जिसको कह सकते हैं कि इसका जो जुड़ाव इतने घरानों से और इतना प्राचीन है, प्राचीनतम जिसको कह सकते हैं, तो सितार में एक अलौकिकता है। बिल्कुल। तो कभी कभी जब आप अभ्यास करते हैं सितार पे, चूँकि सितार इतना माँ शारदा से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या कोई ऐसा अलौकिक अनुभव आपको रहा? सितार शब्द जो है और संगीत का स्वर जो है वो साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म की यात्रा कराता है। एक सीढ़ी है कह सकते हैं। स पहला प्रारंभिक स्वर भी स है और सितार का स्वर भी पहला जो शब्द है स है और नी स और नी का जो संबंध है साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म तक का सफ़र सितार से होता है। और मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक कभी कभी बजाते बजाते एक अलग सी दुनिया में चला जाता हूँ। अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग सा महसूस कर रहा हूँ, आनंदित होता हूँ उसको। ऐसा पल कभी कभी आता है जिसमें रोए भी कह सकते हैं, खड़े हो जाते हैं। अच्छा लगता है और कह सकते हैं कि उस समय अगर कहा जाए तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसा होता नहीं है पर महसूस हो सकता है ऐसा। उसका एक तेज, उसका एक पुंज आपके आसपास एक ऑरा बन जाता है। बिल्कुल, प्रभामंडल जी। गौरव जी, सितार के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सितार राग रागनी या एक सहायक वाद्य है। तो क्या एक सितार संपूर्ण रूप से किसी भी गीत को या शास्त्रीय बंदिश को या किसी और बंदिश को क्या सितार पे हम उसकी कंपोजिशन कर सकते हैं? सितार वाद्य के विषय में जो कहा जाता है सहायक वाद्य है, ये एक तरह से कह सकते हैं भ्रांति है। लोग कहते हैं पर सितार एक परफॉर्मिंग वाद्यंत्र है। इसको एकल वादन भी इसका किया जाता है। पहले लोग इसको बोलते थे कि ये साइड वाद्यंत्र है, लेकिन अब ये क्या है, मेन वाद्यंत्र के रूप में स्थापित हो चुका है। और इसमें संगत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसमें किसी भी कह सकते हैं कि जो गायन में नहीं कर सकते वो सितार में कर सकते। 22 श्रुतियों को बजा सकते हैं सितार में। भरत मुनि ने जो 22 श्रुतियों की स्थापना की थी बीड़ा पे, 7 स्वरों की 22 श्रुतियों पे, वो तंत्री वाद्य से ही किया था, वीणा से किया था। तो सितार एक ऐसा वाद्यंत्र है, वो कह सकते हैं सहायक वाद्यंत्र के साथ साथ मेन वाद्यंत्र के रूप में भी एक अच्छा परफॉर्मर कह सकते हैं, एक अच्छा प्रदर्शन करता है और अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है उससे।
डॉक्टर गौरव जी, आपने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी अपनी सितार परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस, तो इस यात्रा में आप कहाँ कहाँ गए, देश में कहाँ कहाँ, और कौन कौन से प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आपकी परफॉर्मेंस रही? मैंने परफॉर्मिंग जो है प्रदर्शन बड़े बड़े शहरों में किया और काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में किया, जिसमें प्रमुख रूप से लखनऊ महोत्सव, जौनपुर महोत्सव, विरासत, काशी महोत्सव और वृंदावन में स्वामी हरिदास सम्मेलन में मैंने 4 बार सितार वादन किया। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी ने एक सिम्फनी एक आयोजित किया था, उसमें मैंने 2 बार बजाया। श्री श्री रविशंकर जी के लिए मैंने कई बार बजाया सितार। और इस तरह से काफ़ी कार्यक्रम मैंने देश विदेश में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से भी किया। विदेशों में आप कहाँ कहाँ आपकी परफॉर्मेंस रही है? विदेशों में मेरी अभी परफॉर्मेंस हो नहीं पाई, अभी इस साल होने वाली थी, मुझे जाना था, लेकिन कोरोना के कारण से गड़बड़ हो गया। विदेशों तक अभी विदेश का प्लान बनने वाला ही था, पर अभी हो नहीं पाया वो यात्रा। गौरव जी, आपकी इस यात्रा के दौरान बहुत से आपके साथी भी रहे हैं और आपके बारे में बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं। एक डॉक्टर राहुल स्वर्णकार हमसे जुड़ गए हैं, जो सागर से हैं और तबले के प्रोफेसर हैं। बताइए डॉक्टर स्वर्णकार साहब। डॉक्टर गौरव शुक्ल जी, जो मेरे अजीज़ दोस्तों में हैं, आप सितार के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा को पूरे विश्व पटल पर स्थापित किए हुए हैं, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और सितार के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में निरंतर विविध गतिविधियों के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं जब से आपको जानता हूँ, आपने उत्तरोत्तर वृद्धि की है आपके ज्ञान में, आपके कला कौशल में। ईश्वर उत्तरोत्तर वृद्धि करे। आप इसी तरह अपने गुरुओं का मान बढ़ाते रहें। जितने अच्छे आप सितार वादक हैं, उतने ही अच्छे आप इंसान भी हैं। एक कलाकार की यही विशेषता होती है कि वह सहृदय हो, और हमारे गौरव जी इस प्रतिभा के धनी हैं। मैं हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार प्रेषित करता हूं और गौरव शुक्ल जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू डॉक्टर स्वर्णकार, गौरव जी के बारे में इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। गौरव जी, सितार जब आप परफॉर्म करते हैं, है ना, और उसके बाद में जब वापस आप घर आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, तो आप एक अलग दुनिया के आदमी होते हैं और घर पे आप एक व्यक्ति होते हैं। तो उन दोनों का तालमेल, सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट को हमेशा एक अलग नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, मेरे घर और जब मैं बजा के वहाँ से आता हूँ तो कह सकते हैं कि एक विशेष व्यक्ति के रूप में वहाँ देखा जाता है। और मेरे घर में अभी मेरी शादी भी हो गई है, तो मेरी पत्नी भी संगीतकार ही हैं। वाह वाह, वो भी सितार बजाती हैं और वो भी संगीत के क्षेत्र में ये उनका भी कार्य है। तो एक साधक के रूप में घर में रहता हूँ और घर में, तो यानी आप दोनों जुगलबंदी भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये घर में संगीत की जब आप, चूँकि आप कह रहे हैं आपकी पत्नी भी एक सितार वादक हैं और एक साधक भी हैं, तो आप जब दोनों मिलते हैं तो दूसरे घर वाले परेशान हो जाते होंगे? नहीं, सितार का स्वर इतना मधुर है और वाद्य यंत्रों के फिर कैसे जो पाश्चात्य वाद्य यंत्र हैं उनसे इतना मधुर है कि आदमी सितार की ध्वनि सुनते ही, आपने सुना भी होगा कि मध्यकाल में जो ऐसे तंत्री वाद्य बजते थे तो हिरन खींचे चले आते थे, बेसुध हो जाते थे वाद्य यंत्रों पे। तो सितार वाद्य इतना मीठा वाद्य है कि लोग उसको सुनते हैं। इसका एक उदाहरण मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं अपने घर में, जब मैं बचपन में था, जब मैं कह सकता 9th में पढ़ता था, उसमें मेरा जो मैं रियाज करता था, वहाँ एक खिड़की थी। उस खिड़की के पास बैठ के रियाज करता था और एक व्यक्ति रोज मेरी खिड़की के सामने खड़ा होता था, सुनता था कान लगा के बहुत देर तक। फिर 4-5 दिन तक सुनता रहा। 6ठे दिन उसको रुका नहीं गया, वो मेरे घर में आ गया, आके पूछा कि ये रेडियो कहाँ से बजता है। इतना मीठा लगता है, रेडियो में क्या बज रहा है, कैसे? तो फिर मैंने बताया रेडियो नहीं है तो मैं खुद बजाता हूँ, मैं खुद ही रेडियो हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप तो रेडियो ही हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ। तो लोग क्या है, सितार को सुनने के बाद खींचते हैं और इससे कह सकते हैं आजकल
संगीत चिकित्सा जो हो रहा है उसमें भी सितार का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो लोग आनंदित होते हैं, लोग और खिंचते हैं और विकास करते हैं, वो भी कहते हैं हमें भी सिखाइए। गौरव जी, संगीत के अब तक आपने व्यवहारिक पक्ष के बारे में रखा है और आपने अभ्यास और अभ्यास साधना, गुरु शिष्य परंपरा बहुत सारी आपने लगातार और कर भी रहे, लेकिन हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने संगीत शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी लिखी हैं। ये सब आपको समय कैसे मिलता है और पुस्तक लिखने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुई? संगीत में सर व्यवहारिक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष जिसे कह सकते हैं, प्रायोगिक पक्ष के साथ साथ शास्त्र पक्ष का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह से प्रायोगिक पक्ष और सिद्धांत पक्ष है। अगर आपको प्रायोगिक पक्ष आता है और सिद्धांत नहीं आता तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये होता है, पर होता कैसे ये आपको नहीं पता। आपने तो बहुत बेहतरीन बताया कि अक्सर ये कहा जाता है कि सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत लोग जानते हैं, व्यवहारिक नहीं जानते, पर आप व्यवहारिक से सिद्धांत की तरफ, सैद्धांतिक की तरफ आए। हाँ, ऐसा कहते होंगे, पर मेरे हिसाब से जैसे एक सिक्के में अगर दूसरा पहलू नहीं हो तो वो क्या नकली होता है। बिल्कुल। उसी तरह से संगीत या किसी भी क्षेत्र में अगर आप साइंस की भी बात करें, चाहे किसी भी, अगर उसका प्रायोगिक पक्ष आपको आता है तो उसका शास्त्र भी आना, विधि भी आनी चाहिए कि आप किस विधि से इसको कर रहे हैं। इसी तरह संगीत है, 22 श्रुतियाँ हैं, 7 स्वरों की स्थापना किस तरह से हुई, उसको कैसे आप बताएंगे बच्चों को या किसी को। तो सिद्धांत जो है, भारतीय संगीत का सिद्धांत अत्यंत कह सकते हैं समृद्ध है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। भरत मुनि ने इसको सबसे पहले 6 नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में इसको 6 अध्यायों में इसका वर्णन किया। इसके बाद और भी ग्रंथ आए, बृहदेशी, नारदी शिक्षा। तो इसमें राग और संगीत का बृहद कह सकते हैं एक शास्त्र बताया गया कि प्रायोगिक जो होता है कैसे होता है, इसके विषय में सारी चीज़ें शास्त्र रूप से जब पता चल जाएंगी आपको, तो आप अगर प्रैक्टिकली करते हैं तो और अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि 22 श्रुतियाँ क्या हैं। तिब्रा, कुमुदनी, मंदा, छंदोवती, इनके जब नाम आपको पता होंगे तो आप व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे ये 22 श्रुति पहली श्रुति है, ये दूसरी श्रुति है। व्यक्त करने के लिए आपको शास्त्र की जरूरत तो वही अभिव्यक्ति के लिए आपने किताब लिखने का सोचा। बिल्कुल। और ये शास्त्र पक्ष क्या है कि अगर आप विश्वविद्यालय और कॉलेज में जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो दोनों पक्षों को पढ़ना पड़ता है, उसमें प्रायोगिक पक्ष और शास्त्र पक्ष। और शास्त्र पक्ष पे मैंने जब पढ़ाई चालू की तो मुझे अत्यंत रोचक लगा। मुझे लगा कि किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसका शास्त्र जानना पड़ेगा, जब तब उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसको पढ़ना चालू किया, भारतीय संगीत का इतिहास की कई किताबें ली और तरह तरह की किताबें ली और काफ़ी अच्छे से मैंने उस पर कार्य किया। इसके बाद मैंने PhD की जब अपना, तो उस समय क्या था कि मुझे प्रायोगिक पक्ष के साथ साथ शास्त्र पक्ष को भी जानना उतना ही आवश्यक था। UGC नेट की परीक्षा आज होती है, उसमें भी प्रायोगिक पक्ष के साथ आपको UGC नेट में जो है शास्त्र पक्ष आता है। इन सारी चीज़ों को जानना था और मैंने इस पर अपना कार्य किया। मैंने आर्टिकल सबसे पहले लिखना चालू किया, लेख। हाँ, पहले आपने लेख लिखे, फिर किताब की तरफ बढ़े। फिर लेख लिखते लिखते कि मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जो चीज़ मैंने अपने पढ़ाई के दौरान मुझे महसूस हुआ कि ये और अच्छी तरीके से सरल भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता है तो ज़्यादा विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया। फिर मैंने उस तरह की किताबें लिखना चालू की। तो सबसे पहले जो मैंने किताब लिखी वो निम्बार्क संप्रदाय का सांगीतिक अवदान था। निम्बार्क संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय का संप्रदाय है और उसकी संगीत बहुत ही समृद्ध थी। उसी पे मैंने PhD भी किया और उसका संगीत का कोई ऐसा किताब नहीं था, और जबकि संगीत उसमें बहुत था। यानी ये आपका एक एक्सक्लूसिव काम है। बिल्कुल। इसको मैंने संग्रहित किया और इसमें हर जगह गया, वहाँ रास लीला जो है और आपके एकल गायन, समाज गायन, नृत्य, इन सारी चीज़ों का मैंने वहाँ से संग्रह किया और उसके बाद अपनी किताब में दिया। इसके बाद मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, यहाँ से पहले जयनारायण व्यास से पहले B.Ed कॉलेज। 2013 की बात है। उस समय B.Ed में 3 सब्जेक्ट और ऐड हुए, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट और शारीरिक शिक्षा और योग। तो बच्चों के सामने एक चुनौती आई कि परफॉर्मिंग आर्ट, क्योंकि B.Ed के विद्यार्थियों को पता नहीं था परफॉर्मिंग आर्ट, तो कोई किताब नहीं थी, किताब की कमी थी भारी, और सिलेबस बिल्कुल लोगों को लगता था कि टफ, और वही पेपर में पढ़ाता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस पढ़ाने के साथ साथ अगर इसका शास्त्र पक्ष बच्चों को एक किताब के रूप में दे सकूं तो इनका फ़ायदा हो सकता है।
तो सबसे पहला जो मेरा एक टेक्स्ट बुक के रूप में जो पहली किताब निकली यही निकली, नाट्य कला एवं संगीत शिक्षण। वो अभी अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। भारत की कह सकते हैं सब्जेक्ट जो सिलेबस से पहली किताब ये है। जो पूरा जो बीएड का सिलेबस था बिल्कुल उसको मानक पे रख के, उसमें थोड़ा भी इधर उधर की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट कह सकते हैं। पहली किताब ये थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इस किताब का। इतनी कम उम्र में आपने इतना व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक परफॉर्मेंसेज, इसके अलावा आपने किताब लेखन भी किया, तो बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से पुरस्कार रहे हैं? पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो पुरस्कार तो बहुत बड़ा शब्द होता है, और मैंने तो अभी अपने कैरियर का शुरुआत किया, फिर भी मुझे कह सकते हैं कि मुझे और उत्साहित करने के लिए कुछ जो लोगों ने प्रोत्साहित किया, उसमें मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे CCRT का जूनियर फेलोशिप का अवार्ड मिला। सबसे पहला अवार्ड था, इसमें 2,40,000 रुपये का ये पुरस्कार था अवार्ड, और इसमें मुझे एक वर्क करना था वो, और सबसे पहले मुझे इसके बाद मुझे संगीत नाटक अकादमी ने सम्मानित किया लखनऊ। उसके बाद मैं जोधपुर आया तो यहाँ पे माड़ संस्थान ने मुझको सम्मानित किया, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मैंने अपने छात्र जब स्टूडेंट था तो उस समय मेरा सम्मान किया गया था। एक ऐसा स्वप्न होता है जो आप, हालांकि आपने कम उम्र में भी काफ़ी पड़ाव तय किए, आपका क्या स्वप्न है कि मुझे एक दिन ये जो है मेरा ट्रैक होगा या मेरी मंजिल होगी? हालांकि मंजिल कभी मिलती नहीं है, रास्ते ही तय करने पड़ते हैं, तो एक ऐसा स्वप्न। मेरा स्वप्न संगीत की सेवा करना है और सितार में और ज़्यादा कार्य करना है और जन सामान्य तक सितार को पहुंचाना है। जिस तरह से आज गिटार और पाश्चात्य वाद्यंत्र कह सकते हैं कि सितार की जगह ले लिया, उस मुकाम को बच्चों को बताना है कि सितार जो है एक ऐसा वाद्यंत्र है जो सुकून भी देता है और आपके व्यक्तित्व में विकास भी करता है। तो सितार के लिए ही मुझे काम करना और सितार के लिए ही मैं और कार्य करना चाहता हूँ, और संगीत शास्त्र का भी मुझे बड़ा शौक़ है। तो मैं चाहता हूँ कि और कुछ किताबें लिखूँ जो भावी पीढ़ी को जो उससे फ़ायदा हो सके संगीत के विषय में। ये जो शास्त्रीय संगीत है या क्लासिकल म्यूजिक का जितना भी उसका कैनवास है अलग अलग, चाहे वो सिंगिंग में हो, गायकी में हो, या वाद्य में हो, ताल में हो, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो शास्त्रीयता से जुड़े हैं, उनको एक अलग दुनिया का आदमी माना जाता है। तो ये जो हमारी सोसाइटी में एक अलग एक भ्रांति सी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? शास्त्रीयता जो शब्द है उसमें क्या है कि सबसे पहले तो नियम कानून होते हैं। शास्त्रीय बनने के लिए आपको एक कह सकते हैं ब्रांड होता है शास्त्रीय, उसको बनने के लिए लोगों को लगता है कि ये काफ़ी कठिन है। शास्त्रीय गायन गाने के लिए सिद्धांत होते हैं, उसके उस तालों में बद्ध होता है कि 16 मात्रा है, इतने समय पे सम आएगा, इतने में खाली आएगी, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। और नॉर्मल संगीत में क्या है, जिसको प्राचीन काल में शास्त्रीय संगीत को ग्राम राग कहा जाता था, और देसी राग ये था जिसमें स्वच्छंद रूप से आप गा सकते हैं, जिसमें कोई रूल्स नहीं होता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत को लोग क्लिष्ट समझते हैं और विशेष समझते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के करीब जाने से उनको लगता है कि इसमें काफ़ी रूल्स हैं, काफ़ी नियम हैं, इनको सीखना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इसमें भी काफ़ी लचीलापन आया है और आधुनिकता का भी जुड़ा हुआ है। जैसे कथक है, कथक के साथ साथ तो पहले केवल पौराणिकता होती थी और एक सूफीज्म भी उससे जुड़ा है, या एक ऐसे आधुनिक बैले भी उससे जुड़ गए हैं, या कोई आधुनिक थीम को लेके भी अलग अलग परफॉर्म। तो क्या इसके अंदर आप के कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं सितार में या शास्त्रीय जो कैनवास है उसमें? बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आप 20 साल पहले जो संगीत सुनते थे, आज की युवा पीढ़ी जो है उसे नहीं सुनती। पहले लोग रफ़ी को सुनते थे, आज बादशाह को सुनते हैं। तो लोगों के टेस्ट में बदलाव आया, उसी तरह सितार में भी बदलाव आया। पहले मैनुअल सितार बनाया जाता था, आज इलेक्ट्रिक सितार भी आ गया है, और कह सकते हैं बहुत ही देखने में भी आकर्षक लगता है, और उसकी आवाज़ भी तरह तरह की उसमें आवाज़ निकलती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज़ निकलती है, सेम टू सेम वैसी आवाज़ निकलती है। और आजकल फिल्मों में भी इसका प्रयोग काफ़ी अधिक
किया जाता है। तो सितार में काफ़ी परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन से लोग, इसका सबसे पहला प्रयोग नीलाद्री कुमार जी ने किया, जिन्होंने एक सितार में क्रांति लाई और पूरा लोगों को अपनी तरफ, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। मुझे याद है कि 2013 की बात है, नीलाद्री कुमार जी, मैं उस समय रिसर्च स्कॉलर था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और नीलाद्री कुमार जी का परफॉर्मेंस बनारस में था। और शास्त्रीय संगीत के विषय में अगर आप कहें तो बड़े से बड़े भी कलाकार आते थे तो 80-85 आदमी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होते हैं। हाँ, लेकिन नीलाद्री कुमार जी को देखने के लिए 1000 से ज़्यादा लोग और टिकट खरीद के आ रहे हैं, और हाउसफुल के बाद भी लोग कह रहे हैं, और दूसरे दिन वो जब चले गए तो सबके वॉलपेपर पे नीलाद्री कुमार। तो एक प्रोफेसर जो गौरव है, वो इस परिवर्तन को अपने स्टूडेंट तक कैसे, उसकी अप्रोच कैसे कर रहे हैं? उसकी अप्रोच मैंने किया, अपने विभाग के बच्चों पे किया। शुरुआत में अगर बच्चों को अपनी तरफ, अगर सितार की तरफ ले जाना है तो सबसे पहले उनको संगीत की तरफ के एक कह सकते हैं सरल पक्ष की तरफ ले जाना पड़ेगा, जिससे उनको थोड़ा रुझान पैदा हो, फिल्म संगीत की तरफ ले जाना पड़ेगा। इस तरह करके विद्यार्थियों की संख्या मैंने बढ़ाई, और नए नए वाद्यंत्रों, सितार के जो है तरह तरह के जो आज प्रयोग किए जा रहे हैं उनको मैंने बताया। जिस तरह से आप कह रहे हैं वेस्टर्न संगीत है, उस पाश्चात्य संगीत जो गिटार पे बजाया जाता है कॉर्ड्स, उसको सितार पे भी प्रयोग किया जाता है। ये सारी आधुनिकता हुई। इसमें भी जैसे आपने कहा कथक में वैली होता है, ऐसे इसमें सिम्फनी होता है। ये सारी चीज़ें जो की गई तो बच्चे इस पर आकर्षित हुए, और सितार की संख्या आज बढ़ रही है। जोधपुर में भी सितार सीखने वाले काफ़ी हो गए हैं। क्या एक सोलो सितार वादक या आर्टिस्ट, क्या एक कंपोजर बन सकता है? वो सितार में किसी रचना की बंदिश कर सकता है, या उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी पड़ती? बिल्कुल बन सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण है पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर ने सबसे पहला ऑर्केस्ट्रा सेट किया था आकाशवाणी में, जिसको वृंदवाद्य के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने कई वाद्यंत्रों को एक साथ बजवाया। उसके बाद भारत में परंपरा प्रारंभ हुई, जो वृंद वादन की जो कंपोजिशन जो देखा जाता है, कई वाद्यंत्र बजाए, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाते हैं पंडित रविशंकर जी को। विलायत खान साहब ने भी कई पिक्चरों में किया, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। तो सितार वादक जो है कंपोजिशन भी कर सकता है, क्योंकि सितार में जो बजाई जाती है वो भी एक कंपोजिशन होता है, उन पे भी मात्राएं होती है। और एक कंपोजर बनने के लिए सबसे पहले उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए, जो कि संगीतकार के अंदर होता है। जब तक उसके अंदर कल्पनाएं नहीं होंगी, सृजन शक्ति नहीं होगी, तो वो अपने राग का विस्तार नहीं कर सकता। तो इसमें कह सकते हैं एक सृजनात्मक शक्ति होती है, और थोड़ा धैर्य और मेहनत करने के बाद बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये जो सृजनात्मक शक्ति की आपने चर्चा करी, और आप चूँकि खुद एक युवा प्रोफेसर भी हैं और हमेशा यंगस्टर्स के साथ रहते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, तो ये जो संगीत है, उस संगीत से युवाओं में क्या क्या आप चेंजेस देख रहे हैं, और या चेंजेस के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, या स्वतः ही ऐसा हो रहा है? इसका सर सबसे बड़ा अगर देखें, अगर हम सब महसूस कर सकते हैं, एक शास्त्रीय संगीत सीखने वाला विद्यार्थी जो होता है, उसका पोशाक, उसके बोलने का लहजा वो अलग ही होता है। एक पाश्चात्य संगीत सीखने वाले जो संगीतकार विद्यार्थी होता है, उसको देखने के बाद आपको अलग ही महसूस हो जाएगा कि ये पाश्चात्य संगीत से है। और शास्त्रीय संगीत का जो विद्यार्थी होगा या साधक होगा, वो एक पारंपरिक परिवेश में होगा, एक उसका वेश होगा, उसके बोलने में भी एक कह सकते हैं कि अनुशासन होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और युवाओं में भी शास्त्रीय संगीत को सीखने के बाद, अब तो क्या है IIT और एम्स इन सब जगहों पे शास्त्रीय संगीत को कर दिया गया है, अनिवार्य किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में भी संगीत को अनिवार्य विषय के रूप में अच्छी कोई भी सीख सकता है। इससे क्या है, सबसे पहले तो आपके अंदर एकाग्रता आती है। आप अगर कभी अपने आप को नर्वस फील करते हैं तो उसमें भी ये सहायक होता है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी कह सकते हैं, एक सकारात्मक पक्ष भी आप उत्पन्न करता है संगीत। तो ये सारी चीज़ें संगीत के विद्यार्थियों में देखी जाती है। वो कभी हार नहीं मानते, उनको पता है कि हार एक विश्राम है, जीवन में वहाँ संग्राम है, तिल तिल मिटूंगा। ये तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो हार नहीं मानते, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और एक नया संगीत उत्पन्न करते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो युवा जो संगीत शिक्षा के लिए आना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर शास्त्रीय संगीत शिक्षा के उसमें प्रवेश करना चाहते हैं? शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए विश्वविद्यालयों में
अब कॉलेजों में बहुत से जगहों पे प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान में अगर कहा जाए तो सितार और वोकल गायन, शास्त्रीय गायन का हर जगह, हर कॉलेज में ये है, तो विद्यार्थी सुलभता से इसको सीख सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एकाग्र होकर, अनुशासित होकर, और इसमें समय लगता है काफ़ी। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन या एक साल में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है कि कलाकार बोलते हैं कि जब हम वृद्ध होते हैं तो संगीत जवान होता है। ऐसे बड़े कलाकारों के मुख से मैंने सुना है कि जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमारा संगीत युवा होता है। तो इसी तरह संगीत को सीखने के लिए सबसे पहले तो धैर्य रखना पड़ेगा और गुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही एक माध्यम ऐसा है जो संगीत को आपको सिखा सकता है, समझा सकता है, क्योंकि ये आमने सामने की विद्या रही है और आज भी उसी परंपरा से जो सीखता है वही सफल हो पाता है। और संगीतकार के भी दो इस समय चल रहे हैं, एक तो एकेडमिशियन जो एकेडमिक फील्ड में सिर्फ टीचर हैं, दूसरे टीचर के साथ साथ संगीतकार भी हैं। तो वो ऐसे ही टीचर हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने सीखा है। तो आज के युवा पीढ़ियों के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो संगीत को समर्पित होकर सीखें, विषय के रूप में या नंबर के रूप में ना लें, क्योंकि नंबर अधिक मिलेगा, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, उसको आत्मसात करें जिससे वो आनंदित होंगे। तो राइजिंग सिटी के दर्शकों, आज आपने गुरु शिष्य परंपरा और समर्पण, साधना, इन सब का एक परिवेश से आपको वाकिफ करवाया गया। डॉक्टर गौरव शुक्ला, आपने ये सारा जो एक संदेश हमें दिया है और युवाओं को ये संदेश दिया है कि आँखों में पालोगे तो कांटों से चुभोगे, जो पलकों पे सजा लोगे तो ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे। तो ये जो ख्वाब आपने हकीकत में आज बदले हैं हमारे राइजिंग सिटी में एक राइजिंग स्टार के रूप में, और बहुत सारे परिवेश आज आपने दिए हैं। तो मैं राइजिंग सिटी 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपका यही दुआ करूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। मुझे भी आपने ये मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी और आपके शो को और न्यूज़ 24 चैनल को ढेर सारा धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।